हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी दृष्टि बैच के आज के लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज के सेशन के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई आप बच्चों को पता है कि हम लोग अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं और भाई सिलेबस को आगे बढ़ाते बढ़ाते हमारा अगला टॉपिक जो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है उसका नाम है बच्चों डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। और पूरे ग्रामर में जो भी टॉपिक्स बेटा आप लोगों के आते हैं उनकी एक ग्रामर प्रैक्टिस बच्चों में आप लोगों को आज की क्लास में कराने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सेशन बेसिकली आप लोगों के पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ग्रामर के हों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हों, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के हों, वो ठीक है सारे टॉपिक्स जो हैं बेटा मैं आप लोगों को आज की क्लास में बताऊंगी। ठीक है, तो क्लास की ड्यूरेशन के बेटा अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे के लगभग हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम ये दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो भाई अगर बात की जाए तो आज की जो क्लास है वो एक प्रैक्टिस सेशन है जिसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको 30 सेकंड्स के टाइमर्स जो है बेटा क्वेश्चंस के अंदर दूंगी और आप लोग सोच समझ के बताएंगे मुझे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है और किस तरीके से हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, तो भाई आज की क्लास का सबसे पहला टॉपिक जो आने वाला है, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, उसका नाम है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो आज की क्लास में बच्चों हम लोग करेंगे वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है, इसको कैसे करना होता है। भाई यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर हेडिंग दी डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेटा आप लोगों के पेपर के अंदर एक सवाल आता है जिसके अंदर आप लोगों को किसी भी चीज के ऊपर रैंडमली किसी भी चीज के ऊपर एक पैराग्राफ लिखने को बोल दिया जाता है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बच्चों एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे क्या, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है हमें समझने में कि हम उस आंसर के अंदर क्या लिखने वाले हैं जिसके थ्रू हमारा वो आंसर ठीक माना जाए। तो भाई याद रखना बेटा, जब भी आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की बात करते हो आप लोगों को मैक्सिमम एडजेक्टिव्स का यूज वहां पर करना है। ठीक है, मैक्सिमम एडजेक्टिव्स का यूज करना है, यानी सबसे ज्यादा कोई चीज अगर आप अपने आंसर्स में यूज करोगे बच्चों तो वो है विशेषण। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज आप लोगों के आंसर्स में यूज होंगी बेटा तो वो है विशेषण। ठीक है, विशेषण भी कैसे यूज करेंगे आप अपने आंसर के अंदर मैं आप लोगों को बताती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मान लो किसी ह्यूमन के ऊपर लिखने को आ गया, मतलब उन्होंने बोला कि अपने फेवरेट टीचर के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो, अपने फेवरेट फेस्टिवल के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो, अपने फेवरेट स्टूडेंट, अपने फेवरेट एक्टिविटी के ऊपर, अपने फेवरेट टाइम पास एक्टिविटी के ऊपर अपना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखो। यानी बेटा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखने को दिया जा सकता है जिसके ऊपर कोई हद नहीं होगी, कुछ भी सवाल आ जाएगा और बोलेंगे कि बताओ इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख कर दिखाओ। तो उस दौरान बेटा आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखेंगे तो वहां पर आपको, जैसे ह्यूमन है तो वहां पर ह्यूमन का हाइट, ठीक है, ह्यूमन का कलर, ठीक है, उनकी एज, उनका वेट अगर आप लिखना चाहो तो, उनका नेचर, ठीक है, उनकी हॉबीज, उनका बिहेवियर, आप किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हो और कोशिश करो कि इन सब चीजों के बारे में आप अच्छा लिखो। जब भी हम लोग हमारा क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस कॉल्ड, सॉरी, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करते हैं बेटा, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी चीज़ों के बारे में हम लिखें उसके बारे में हम लोग डिटेल के अंदर मेंशन करें। ठीक है, मान लो कोई थिंग के बारे में आ रहा है आपका, ठीक है, मान लो कोई चीज़ के ऊपर आ गया, कोई बर्गर के ऊपर आ गया, कोई क्लासरूम के ऊपर आ गया, कोई नोटबुक के ऊपर आ गया, तो अब आप कैसे लिखेंगे। तो आप बताओ बेटा व्हाट टाइप ऑफ थिंग इट इज़। ठीक है, उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, उसका यूज़, उसका स्पेसिफिकेशन की खासियत क्या देखने को मिल रही है आपको उस चीज़ के अंदर, स्पेशल क्या अलग सा देखने को मिल रहा है, सम डिफरेंस फ्रॉम अदर्स, कि बाकियों से वो चीज़ कैसे अलग है। ठीक है, वाई डू यू लाइक इट, आप बताओ कि आपको वो चीज़ क्यों पसंद है। मतलब इस तरीके से आपको चीज़ें बताकर अपना डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बच्चों पूरा का पूरा तैयार करना होता है। ठीक है, ह्यूमन थिंग। सिमिलरली बच्चों आप लोगों को आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है बच्चों वो कभी कभी प्लेस पर देखने को भी मिल सकता है, किसी जगह के ऊपर मान लो आपको देखने को मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा आपको किसी प्लेस के ऊपर देखने को मिलेगा तो आप बताओगे वेयर इट इज़, ठीक है, हाउ इट इज़, ठीक है, व्हाट ऑल स्पेशल देयर इज़, ठीक है, व्हाट ऑल स्पेशल देयर इज़, कोई खास टूरिस्ट अट्रैक्शन अगर वहाँ पर हो, ठीक है, उस जगह पर कोई खास टूरिस्ट अट्रैक्शन हो, कोई स्पेशल एक्टिविटी उस जगह पर उस समय पर चल रही हो, ठीक है, वहाँ पे उस जगह के एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमंस,
ठीक है, वहाँ पर कौन से जानवर हैं, कैसे कैसे प्लांट्स हैं, वहाँ पर इंसान कैसे कैसे हैं उस जगह पर, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आप बताओ। ठीक है, वेदर के बारे में आप बता सकते हो, सराउंडिंग्स के बारे में आप बता सकते हो कि उस एरिया की सराउंडिंग्स ऐसी हैं। तो ये सारी चीज़ों को बेटा यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप किसी प्लेस को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली अगर मैं बात करती हूँ सीबीएसई के अंदर, तो बेटा सीबीएसई में ये क्वेश्चन स्टैंड अलोन क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैंड अलोन फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ बेटा स्टेट बोर्ड्स के बारे में, ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ स्टेट बोर्ड्स के बारे में, तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आप लोगों को एक पैराग्राफ के फॉर्म में आता है। तो आप लोगों का पैराग्राफ का टॉपिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, और आपको किसी भी चीज़ के ऊपर जो है सवाल किया जा सकता है। राइट, तो ये है बेटा आप लोगों का आज का टारगेट, जो हम लोग हमारी आज के क्लास में सीखने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास मान लो पेपर में सवाल आ जाए कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है माय फेवरेट टीचर के ऊपर। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि भाई ये है मेरे फेवरेट टीचर, और आपको स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं कि अगर इन टीचर को आप अपना फेवरेट टीचर बोल रहे हो तो ऐसा क्या है इन टीचर के अंदर कि ये आपके फेवरेट टीचर हैं। तो आप उनका नाम बताओ, वो आपको क्या पढ़ाते हैं वो बताओ, वो एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका पढ़ाने का मेथड कैसा है, वो सारी चीज़ों को देखो यहाँ पर जो बताया गया है। माई फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर राजेश कुमार। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भाई मेरे फेवरेट टीचर मिस्टर राजेश कुमार हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश। तो मिस्टर राजेश कुमार फॉर एग्जाम्पल हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं एंड एक्सप्लेन्स एवरी टॉपिक इन अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे। तो एक देखो, एक इंग्लिश टीचर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो बच्चों को जो भी टॉपिक है उसको आसानी से, प्यार से, बड़े ऐसे तरीके से समझाए जिससे बच्चा जो है बच्चों उस टॉपिक को ठीक से समझ पाए। तो माय फेवरेट टीचर इज़ मिस्टर राजेश कुमार। वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, वो हर टॉपिक को बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं। ही ऑलवेज इनकरेजेस स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस। वो हमेशा बच्चों को इनकरेज करते हैं, हमेशा बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चों सवाल पूछो, क्योंकि सवाल पूछने से ही इंसान के डाउट्स खत्म होते हैं। एंड पार्टिसिपेट इन क्लास एक्टिविटीज़। और वो टीचर ये भी कहते हैं बच्चों को कि आप जितनी भी क्लास एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्ट लिया करिए। ठीक है, क्लास एक्टिविटीज़ का हिस्सा बना करिए। ही इज़ वेरी पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड। ये जो टीचर है ये बड़े पंक्चुअल हैं और डिसिप्लिन्ड है। देखो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया भाई, यहाँ पर हम लोगों ने इनके लिए एडजेक्टिव्स का यूज़ किया है ताकि हम उनके कैरेक्टर के बारे में बता सकें कि वो बहुत ही पंक्चुअल है, बहुत समय पर आते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन है, बहुत ही शिस्त से काम करते हैं, थोड़े काइंड हैं और फ्रेंडली भी हैं, मतलब दिल के भी अच्छे हैं और काफ़ी फ्रेंडली टीचर हैं। He motivates us to read books and improve our personality. वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम लोग किताबें पढ़ें और अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ वो वीक स्टूडेंट्स को भी हेल्प करते हैं स्कूल के बाद भी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, क्योंकि वो इतने अच्छे टीचर है कि वो चाहते हैं कि भाई बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़े और अच्छे नंबर लेकर आए। हिज टीचिंग स्टाइल मेक्स द सब्जेक्ट एंजॉयबल। उनका जो टीचिंग स्टाइल है, यहाँ पर आप लिख सकते हो एक वर्ड, और उनका जो एंगेजिंग टीचिंग स्टाइल है कि जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, ठीक है, वो हमारे सब्जेक्ट को बहुत एंजॉयबल बनाता है। ही बिलीव्स कि एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अबाउट मार्क्स। उनका मानना ये है कि एजुकेशन सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट गुड हैबिट्स, कि इंसान के अंदर अच्छी आदतें भी आनी चाहिए और इंसान के अंदर अच्छी वैल्यूज़ भी आनी चाहिए। बिकॉज ऑफ हिज गाइडेंस एंड सपोर्ट, उन्हीं की गाइडेंस और सपोर्ट के कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग लाइक हिम। और लास्ट में हमने अपना व्यू बताते हुए लिखा कि भाई हम हमारे टीचर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और हम भी उनके जैसे बनना चाहते हैं। ये था बेटा एक फुल फ्लेजेड आंसर। और कई बच्चों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैम क्या हम इसको लर्न कर सकते हैं? तो बेटा हाँ, बिल्कुल आप इस आंसर को लर्न कर सकते हो, एज इट इज़ लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये तो हो गया बेटा सीबीएसई ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या हो गया भैया? ये हो गया सीबीएसई ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको किसी ह्यूमन के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, थिंग के ऊपर, प्लेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जब बेटा हम लोग बात करते हैं स्टेट बोर्ड की, तो स्टेट बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन में बेटा आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी पर्सन का नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर आपसे पैराग्राफ में पूछा गया है आपको डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस बताते हुए आंसर बनाना है। ठीक है, डिसिप्लिन यानी शिस्त, हर चीज़ को समय पर करना, सही तरीके से करना, कुछ गलत नहीं करना, एक रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, हर चीज़ को दिमाग लगा कर करना। तो भाई देखो, पहली लाइन की बड़ी आसानी से शुरू करी उन लोगों ने, बड़ी इजी लाइन रखी कि भाई डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डिसिप्लिन जो होता है बेटा वो हर इंसान के जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।
इट टीचेज अस टू फॉलो रूल्स एंड बिहेव प्रॉपरली। ये सिखाता है बेटा हमें रूल्स को फॉलो करना और प्रॉपरली बिहेव करना। एक डिसिप्लिन पर्सन ऑलवेज कंप्लीट्स हिज वर्क ऑन टाइम एंड अचीव सक्सेस। कोई भी बेटा डिसिप्लिन बंदा जो होगा वो टाइम पर अपना काम खत्म करेगा और उसको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि जो इंसान बेटा चीज़ों को कल पे डिले करता है उसका काम डिले होता ही जाता है। और वो इंसान जो टाइम पर काम करे, हर चीज़ को समय समय पर करे, समय का जो है उल्लंघन ना करे, समय की इंपॉर्टेंस को समझे, भाई ऐसा इंसान ऑब्वियस सी बात है कि जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। इन स्कूल डिसिप्लिन हेल्प्स स्टूडेंट्स फोकस ऑन देयर स्टडीज। अगर हम बात करें स्कूल की बेटा, तो डिसिप्लिन जो है वो बच्चों को अपनी पढ़ाई पर फोकस करने में हेल्प करता है, क्योंकि बच्चों को पता है कि भाई डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है लेकिन दिमाग रखना है पढ़ाई के ऊपर। एंड मेंटेन गुड कंडक्ट, और बच्चे जो है वो अच्छा कंडक्ट यानी अच्छा बिहेवियर मेंटेन कर सकते हैं। तभी स्कूल में बच्चों को बोला जाता है कि डिसिप्लिन को फॉलो करें। घर पर भी, अब देखो हमें लगता है कि भाई स्कूल में डिसिप्लिन फॉलो कर लिया, घर में क्या जरूरत है, बट नहीं। डिसिप्लिन जो है बेटा वो हमें हेल्प करता है हमारे एल्डर्स को रिस्पेक्ट करने में और हमारे डेली रूटीन को सीमलेसली फॉलो करने में। यानी हमें ज़्यादा परेशानी नहीं लगती, हमें बर्डन नहीं लगता हमारे रूल्स को फॉलो करना। डिसिप्लिन के बिना लाइफ बहुत डिसऑर्गेनाइज हो जाती है और स्ट्रेसफुल हो जाती है। जब आपके पास बेटा किसी चीज़ का टाइम फिक्स नहीं है कि भाई जब मेरा मन करेगा मैं तब करूँगा, वो गलत चीज़ है। इंसान के पास हर चीज़ के लिए अपना एक फिक्स्ड टाइम होना चाहिए। इवन नेचर फॉलोज डिसिप्लिन, इवन जो हमारा नेचर है बेटा वो भी एक डिसिप्लिन फॉलो करता है। सुबह के समय पर सुबह होती है, रात के समय पर रात हो जाती है। द सन राइजेज एंड सेट्स ऑन टाइम, सूरज का अपना समय है उगने का और एक समय है बेटा ढलने का। सीजन्स अपने आप चेंज होते हैं, तो वो उनका डिसिप्लिन है जो वो फॉलो कर रहे हैं। तो जैसे आपका नेचर, जैसे आपकी प्रकृति बेटा अगर डिसिप्लिन फॉलो कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं कर सकता। डिसिप्लिन ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर पर्सनैलिटी, डिसिप्लिन जो है बेटा इंसान की पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करता है और हमारे इंसान के कैरेक्टर को अच्छा करने में, चरित्र को अच्छा करने में मदद करता है। हमें गुड हैबिट्स डेवलप करने में मदद करता है, जैसे पंक्चुअलिटी, समय पर हर चीज़ का काम करना, ऑनेस्टी, सच्चाई दिमाग में रखना, क्लीनलीनेस, अपने आसपास सफाई रखना। देयरफॉर हर बच्चा जो है उसे समझना चाहिए कि भाई डिसिप्लिन की क्या वैल्यू है और डिसिप्लिन को अपने हर जीवन के हिस्से के अंदर लागू करना चाहिए और जीवन को जो है बच्चों अच्छे से जीना चाहिए। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप सब बच्चों को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्लियर हो गए। भाई डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बाद अगली चीज जो मैंने आप लोगों को आज के सेशन में करानी है वो है बेटा आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। क्या करने वाले हैं भाई अगली चीज जो हम लोग करने वाले हैं बच्चों, वो हम लोग करने वाले हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। ठीक है, अब मैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के बारे में 2 मिनट पहले आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, इससे पहले कि मैं कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करवाऊँ। भाई कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का मतलब, अगर मैं आप लोगों को, कई बच्चों को जो नहीं समझ में आएगा मैं बता देती हूँ। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस का मतलब होता है बच्चों अपठित गद्यांश। ठीक है, आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है बेटा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश अगर मैं बात करती हूँ पेपर में, तो पार्ट ए में, स्टेट बोर्ड्स में पार्ट ए में और पार्ट बी में बेटा दोनों में आता है। पार्ट ए में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है और पार्ट बी के अंदर राइटिंग वाला क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरीके से मैं कह सकती हूँ। ठीक है, और पार्ट बी के अंदर बच्चों आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, यही देखने को मिलता है। पार्ट ए के अंदर बेटा आप लोगों के पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है और पार्ट बी के अंदर आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। इसी तरीके से बेटा आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करती हूँ बच्चों स्टेट बोर्ड की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ स्पेसिफिकली स्टेट बोर्ड की, तो मैं एक चीज़ ये ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि भाई स्टेट बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड के अंदर आने वाले पैसेजेस जो होते हैं बच्चों वो अक्सर बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, इनफैक्ट स्मॉल होते हैं। बहुत शॉर्ट पैसेजेस आपको देखने को मिलते हैं, बहुत लंबे लंबे पैसेजेस जैसे सीबीएसई के अंदर आते हैं वैसे पैसेजेस आपके पास नहीं आते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर 2 पैसेजेस आप लोगों के साथ करने वाले हैं। ठीक है, एक पैसेज बेटा मैं आप लोगों को कराऊंगी एमसीक्यू बेस्ड पैसेज और एक मैं आप लोगों को कराऊंगी सब्जेक्टिव बेस्ड पैसेज, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। अब भाई एक बहुत बड़ा सवाल जो सब बच्चों के मन में रहता है वो ये होता है कि मैम जब हम पैसेज को अटेम्प्ट करते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, हमारे दिमाग में ना एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन रह जाती है कि हम जब पैसेज अटेम्प्ट करें तो हम उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करें। मतलब जब हम उसे लगा रहे हैं पैसेज को, तो पहले क्या हमें पैसेज को पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या हमें क्वेश्चन रीड करना चाहिए, या पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए फिर पैसेज पे जाना चाहिए। तो भाई मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो
फिर पैसेज को पढ़ो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर आपसे मांग क्या रहा है। तो उसके बाद अपने आंसर को ढूंढना और अपने आंसर को लगाना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है नेचर प्रोवाइड्स अस विद डैश, और आपको बताने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं मनी एंड फेम, एयर वाटर एंड फूड, कार्स एंड बिल्डिंग्स एंड नन ऑफ द अबव। तो मुझे यहाँ तक इतना तो समझ में आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी अपने मन को पक्का करने के लिए कि कहीं मैं ही गलती ना कर रही हूँ, मैं एक बार पूरा पैसेज पढ़ूंगी। तो भाई नेचर हैज ऑलवेज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो वह कहते हैं नेचर ने हमेशा एक बहुत ही ज़रूरी रोल निभाया है इंसानों के जीवन में। इट प्रोवाइड्स अस विद फ्रेश एयर वाटर एंड फूड। मुझे आंसर मिल गया है कि हमें फ्रेश एयर वाटर और फूड देता है, यानी यहाँ पर इतना ही पैसेज पढ़ के मुझे मेरा पहला आंसर मिल गया और मेरा काम हो गया। अब इसको पढ़ने के बाद मैं जाऊँगी अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है और उसके बाद मैं आगे का पैसेज पढ़ूंगी। अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज इंक्रीजिंग ड्यू टू मॉडर्न डेवलपमेंट। तो पैसेज कहता है कि मॉडर्न डेवलपमेंट की वजह से क्या चीज़ बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, पॉल्यूशन एंड डिफॉरेस्टेशन बढ़ रही है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बढ़ रही है, या फूड प्रोडक्शन बढ़ रही है। मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नेचर जो है वो हमें फूड, शेल्टर, एयर, वाटर देता है। The beauty of nature can be seen in mountains, rivers, forests and changing seasons। तो वो कहते हैं नेचर की सुंदरता जो है आप लोगों को माउंटेन्स में, रिवर में, फॉरेस्ट में और बदलते हुए सीजन्स में देखने को मिलती है। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डेवलपमेंट हैज लेड टू डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन वो कहते हैं बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो हमारा मॉडर्न डेवलपमेंट है उसकी वजह से दो चीज़ें बढ़ी हैं, दैट इज पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन। इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के बेटा जब मैं आगे तो मुझे पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, साइड बाय साइड पैसेज पढ़ते पढ़ते बेटा मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो यही चीज़ आपको भी यूज़ करनी है जब आप अपने पेपर के अंदर अपना आंसर जो है वो देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट विल हैपन इफ वी कंटिन्यू टू हार्म नेचर। वो कहते हैं कि भाई अगर हम लोग नेचर को हार्म करते रहेंगे तो आगे क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, फ्यूचर जनरेशन विल सफर, पीपल विल बिकम रिच, एनिमल्स विल डिसअपियर, या नथिंग विल चेंज। तो अब आगे पढ़ते हैं। If we continue to harm nature, our future generations will suffer। तो मुझे मेरा आंसर यहीं पे ही मिल गया। तो बस जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ती जा रही हूँ आंसर मिलते जा रहे हैं। आंसर ए मिल गया मुझे। तो अब इसके आगे बढ़ जाते हैं। Which of the following is suggested as a step to protect nature? Cutting more trees, using more plastic, saving water, या wasting resources। मुझे वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर पता है, फिर भी मैं पढ़ूंगी एक बार यहाँ पर कि भाई मैं कहीं गलत ना करूँ, कहीं पैसेज में कुछ उल्टा ना लिखा हो, वैसा नहीं लिखा होगा। Therefore, it is our duty to protect the environment। तो वो कहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी हो जाती है कि हम हमारी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, ट्रीज प्लांट करें, पानी को बचाएं। लो मिल गया मुझे आंसर। ठीक है, रिड्यूस करें प्लास्टिक यूज को और हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। दीज आर सम स्टेप्स दैट वी मस्ट फॉलो। तो मुझे यहाँ पर अगला आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी में। तो मैंने इसको भी टिक कर दिया। अब देखो तुम क्वेश्चन पढ़ते गए, पैसेज पढ़ते गए, क्वेश्चन पढ़ते गए, पैसेज पढ़ते गए, और जब तक हम आखिरी क्वेश्चन तक आए बेटा हमें पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, हमने पैसेज पढ़ते पढ़ते आंसर निकाल लिया। अब लास्ट में वो कहते हैं हेल्दी इन्वायरमेंट क्या इंश्योर करता है, हेल्दी इन्वायरमेंट क्या गारंटी करता है। हेल्दी लाइफ, एक कॉस्टली लाइफ, टायरिंग लाइफ, है लेजी लाइफ। मुझे पता है आंसर ए होगा, पर फिर भी वो कहते हैं व्हेन वी टेक केयर ऑफ नेचर, नेचर टेक्स केयर ऑफ अस। जब हम नेचर की केयर करते हैं नेचर हमारी केयर करता है। एक हेल्दी इन्वायरमेंट इंश्योर्स अ हेल्दी लाइफ। एक हेल्दी इन्वायरमेंट अगर होगी तो आपकी जीवन भी जो है वो हेल्दी होगा। तो मुझे मिल गया है बेटा मेरा ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्वेश्चन का सही आंसर। अब आप ये खुद देखिए कि मैंने पूरा पैसेज पहली बारी में पढ़ा ही नहीं था, मैंने सिर्फ क्या किया, ऑप्शंस देखे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं अपना आंसर चूज करती गई। तो जिस समय पर बेटा आप लोग भी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको भी ये सेम पैटर्न फॉलो करना है ताकि आपके पेपर के अंदर बेटा नंबर ना कटे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे पैसेज की ओर। अब दूसरा पैसेज बेटा यहाँ पर क्या कहता है, दूसरा पैसेज जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप पैसेज है। ठीक है, ये आप लोगों को अपने पेपर के बच्चों पार्ट बी में देखने को मिलेगा। पार्ट बी में इसके क्वेश्चंस आएंगे जिसके अंदर वो लोग आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप लोगों को उनका आंसर स्टेटमेंट के आधार पर बनाना है, यानी उसके अंदर जो आप आंसर बनाएंगे बेटा वो प्रॉपर सेंटेंसेस बनाकर बनाएंगे। तो इधर भी आप क्या कर सकते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आप उसका आंसर ढूंढेंगे। अब देखो स्टेट बोर्ड में एक फायदा ये होता है कि आप चाहें तो जो एज इट इज लाइन है उसको उठाएंगे और अपने आंसर के अंदर भी अगर लगा देंगे बेटा तो वो सही मानी जाती है, वो गलत नहीं होती। तो अगर आप चाहें तो ये पैटर्न को भी अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं भाई एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन, क्वेश्चन क्या था, हाउ डज एजुकेशन शेप इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। पहला सवाल दिया गया है कि भाई एजुकेशन जो है वो एक इंसान की पर्सनालिटी को कैसे बदलता है।
तो लिखा है भाई एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, पहली लाइन तो ये है, बट कैसे? It not only helps us gain knowledge but also teaches us how to behave in the society। तो मुझे आंसर मिल गया कि भाई ना तो ये मुझे बताता है कि नॉलेज कैसे गेन करनी है, बट साथ ही साथ ये भी कि सोसाइटी के अंदर बिहेव कैसे करना है। तो बस मिल गया मुझे मेरे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अभी तुम लोग देखना मत, बिकॉज मैं तुम्हें यहाँ पहला ऑप्शन पढ़वा रही हूँ। तो भाई एजुकेशन जो है वो एक व्यक्ति को हेल्प करता है नॉलेज गेन करने के अंदर, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के अंदर, डिसिप्लिन लर्न करने के अंदर और ऑनेस्टी सीखने के अंदर। एजुकेशन जो है वो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उसका बिहेवियर इंप्रूव करता है, जो कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट लेकर आता है। ठीक है, अब आगे भी पढ़ लेते हैं। एक वेल एजुकेटेड पर्सन अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। वो कहते हैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है उसे डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस पता है, हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस पता है और ऑनेस्टी की इंपॉर्टेंस पता है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? वाई इज एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। अगला सवाल है आज के टाइम पर एजुकेशन जरूरी क्यों है। तो यहाँ पर वैसे लिखा ही हुआ है, पर हम यहाँ पे आके फिर पढ़ेंगे। एजुकेशन ओपन्स द डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं जीवन में जिनको आप कर सकते हैं। एंड हेल्प्स पीपल अचीव देयर गोल, और ये मदद करता है लोगों को उनका गोल अचीव करने में। आज की दुनिया में, अब देखो यहाँ से इन टुडेज वर्ल्ड पे ही सवाल है कि आज के टाइम पर एजुकेशन क्यों जरूरी है। क्योंकि भाई इन टुडेज वर्ल्ड वेयर कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, जहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ रहा है, एजुकेशन हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन एवर। वहां पर एजुकेशन पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। क्यों? आंसर में पूछ रहे हैं क्यों। क्योंकि स्कूल्स जो है बेटा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्वालिटी एजुकेशन देने में बच्चों को। ठीक है, तो मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को जीवन में गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके और आपके जो भी गोल्स हैं आप अपने गोल्स को अचीव कर सके। ये लोगों को चैलेंजेस फेस करने में हेल्प करता है और उन्हें जीवन में प्रोग्रेस करने में, जीवन में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। और हमने ये भी पढ़ा कि भाई स्कूल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं क्वालिटी एजुकेशन देने में। टीचर बच्चों को गाइड करती है, एनकरेज करती है कि क्रिएटिवली सोचो और उन्हें हेल्प करती है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और यही अगला सवाल है बच्चों कि जो स्कूल्स हैं वो किस तरीके से बच्चे की लाइफ में मदद करते हैं। तो अब देखो वहीं से मैंने बुक से मैंने पैसेज से उठाया हुआ पॉइंट यहाँ पर उठाया है भाई, और मैं पैसेज से लिया हुआ ही पॉइंट यहाँ पर अपने आंसर के अंदर डाल रही हूँ कि स्कूल जो है बच्चों वो हमें क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। ये बच्चों को क्रिएटिवली सोचने में हेल्प करते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं और उन्हें गाइड करते हैं कि कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे एक बार और अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाउ डू टीचर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू एजुकेशन। अगेन ये टीचर्स बच्चों को गाइड करती हैं, इनकरेज करती हैं उन्हें क्रिएटिवली सोचने के लिए और उन्हें हेल्प करती हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। अपार्ट फ्रॉम बुक्स पढ़ लेते हैं आगे, कहीं कुछ और तो नहीं रह जाए। एजुकेशन टीचेज अस मॉरल वैल्यूज। पढ़ाई के अलावा एजुकेशन जो है वो हमें नैतिक मूल्य सिखाती है, जैसे काइंडनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रू एजुकेशन एक बच्चे को ट्रांसफॉर्म कर देती है, एक गुड पर्सन को एक ह्यूमन बीइंग, ट्रांसफॉर्म्स अ पर्सन इनटू अ गुड ह्यूमन बीइंग, जो पॉजिटिवली जो है आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी का भला करता है। आखिरी दो क्वेश्चन देखिए, टीचर्स कैसे एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, और दूसरा कि मॉरल वैल्यूज क्या है जो हमें एजुकेशन से सीखने को मिलती हैं। तो भाई टीचर्स जो है वो बच्चों के मन में क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी लेकर आती हैं। ठीक है, बच्चों के मन में वो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी लेकर आती हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल और एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनिए। मॉरल वैल्यूज क्या है भाई? एजुकेशन जो है वो हमें काइंडनेस, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑपरेशन और बाकी मॉरल वैल्यूज सिखाती हैं, और ये वो मॉरल वैल्यूज हैं जो हमें एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाती हैं। ठीक है, क्लियर? आई होप यहाँ तक आप सब बच्चों को ये पैसेज समझ में आ गए होंगे। By now we are going to go towards one of the most interesting topics, that is your grammar. ठीक है, अब हम जाने वाले हैं आप लोगों के ग्रामर के तरफ। ग्रामर में बेटा ये एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा ग्रामर के लिए। आगे मैं यहाँ पर आप लोगों की स्क्रीन पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगी। ठीक है, आप लोगों को मैं टाइम दूंगी। ठीक है, मान लो जैसे मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्वेश्चंस दिखाए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने इधर आप लोगों के लिए फॉर एग्जाम्पल ये 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन टेंसेस से हैं। तो इन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मानो मैंने आपके लिए एक 2 मिनट का टाइमर लगाया। आप क्या करेंगे, इस 2 मिनट के टाइमर के अंदर आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को सोचेंगे, और बेटा इन क्वेश्चन के आंसर्स को सोचकर फिर हम आप लोगों के साथ इन क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हुआ। ठीक है, तो यहाँ से बेटा टाइमर शुरू हो जाता है। अब 2 मिनट का टाइमर है आप लोगों का। इन 2 मिनट के अंदर आपको सोचना है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोगों के साथ इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। फटाफट से सब बच्चे इन क्वेश्चन को करेंगे।
बताओ जी, बताओ फटाफट से। टेक योर टाइम, 1 मिनट होने वाला है। सोचो सोचो भाई, सोचो सोचो, सही सोच रहे हो आप बच्चे। सोच पा रहे हैं आप लोग आंसर्स? भाई 10 सेकेंड्स रह गए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो, यहाँ पर अलग अलग टेंस फिल करने थे। पहला सवाल दिया गया है बेटा, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है एवरी डे, वो बच्चा हर दिन स्कूल जाता है। यानी यहाँ पर बेटा मुझे पता है कि मैं या तो V1 यूज करूंगी या V5। V5 का मतलब होता है बच्चों वर्ब के साथ S या ES लगेगा। फिर मैंने देखा कि मेरे सेंटेंस के अंदर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है बच्चों वो ही है। ही यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और मुझे ये चीज़ पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा मैं क्या लगाती हूँ, V5, यानी गो के साथ यहाँ पर ES लग जाएगा तो सेंटेंस बन जाएगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे। अगर बेटा आप लोगों ने ये क्वेश्चन को सही किया है, वेरी गुड। अगला देखते हैं, दे डैश क्रिकेट नाउ। ठीक है, दे डैश क्रिकेट नाउ। अब यहाँ पर आप लोगों को ये नाउ वर्ड दिया हुआ है, यानी बेटा नाउ से मुझे ये पता लगता है कि एक्शन इज टेकिंग प्लेस नाउ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि इससे ये एक्शन अभी इसी समय यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये चीज समझ गई कि जो भी एक्शन के बारे में बेटा यहाँ पर बात हो रही है वो अभी हो रहा है। तो क्योंकि बेटा एक्शन अभी हो रहा है तो यहाँ पर इज एम आर के जगह लगेगा प्लस वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब के साथ ING। फिर मैंने देखा कि यहाँ पर दे लिखा है, यानी यहाँ पर लग जाएगा आर और प्ले के आगे लग जाएगा ING, तो सेंटेंस बन जाएगा दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, क्योंकि नाउ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, आई डैश माई वर्क येस्टरडे। आई डैश माई वर्क येस्टरडे और वर्ड दिया गया है फिनिश। मैंने यहाँ पर नोटिस करा बेटा कि इधर जो वर्ड मुझे दिया गया है वो दिया गया है येस्टरडे, यानी बेटा ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस है, तो जो आंसर आएगा बेटा वो भी पास्ट टेंस का ही आएगा, यानी फिनिश का आंसर लग जाएगा बेटा फिनिश्ड। आई फिनिश्ड माई वर्क येस्टरडे, मैंने अपना काम कल खत्म कर दिया था। ठीक है, द सन डैश इन द ईस्ट। अगला सवाल आप लोगों को जो दिया गया है वो है बेटा द सन डैश इन द ईस्ट, और ऑप्शन दिया गया है राइज। तो यहाँ पर बेटा देखो, द सन, सन कितना है, सन एक है, और ये बात कैसी है बेटा, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ वाले केस के अंदर भी बेटा आप क्या यूज करते हो, आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब हो गया या तो V1 या V5। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, सन देखा, सन को मेरे को पता लगा सन तो सिंगुलर है, यानी राइज के साथ SES लगेगा, तो मैं सिर्फ S लगाऊंगी तो मेरा आंसर हो जाएगा राइजेस। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? आई होप किसी ने कोई गलती नहीं करी होगी। अगला वाला केस देखते हैं, शी डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, शी डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर बेटा मैंने वर्ड नोटिस करा सिंस, ठीक है, और मैंने नोटिस करा मॉर्निंग, यानी पहली बात तो ये चीज आज प्रेजेंट की है। ठीक है, उसके बाद ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है बच्चों। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसीलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पर आपको सिंस देखने को मिल रहा है। तो शी के साथ क्या लगेगा? सबसे पहली बात तो हैज़, फिर आप लगाओगे बीन, और वेट के साथ लगा दोगे ING, वेटिंग। तो मैं आप लोगों को रूल लिख कर दे देती हूँ, हैज़ हैव के साथ अगर आप बीन लगाकर
वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हो तो वो बन जाता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका मतलब ये है कि वो एक्शन शुरू हुआ था पहले और अभी तक लगातार चलता हुआ आ रहा है। तो ये सेंटेंस का मीनिंग बच्चों क्या निकल कर आया? शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यानी वो तुम्हारा इंतज़ार सुबह से कर रही थी। ठीक है, क्लियर? अब जैसे देखिए यहाँ पे ये सेट ऑफ क्वेश्चंस के बाद आपके पास एक और अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसमें बेटा आप लोगों को यस और नो बताना है। इसके लिए भी मैं अब आप लोगों को फिर से दे रही हूँ 2 मिनट, और जैसे मैंने अभी आप लोगों के साथ पिछला सेट ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किया है, ये वाले क्वेश्चंस भी जो है बेटा मैं आपसे के साथ सेम तरीके से डिस्कस करने वाली हूँ। टाइमर शुरू हो चुका है, 10 सेकेंड हो चुके हैं। फटाफट से सब बच्चे अपना आंसर सोचेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। सोचिए 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 और सोच समझ के सही आंसर दीजिए। बताइए भाई। एक मिनट 25 सेकेंड। बढ़िया, मेरे को तो मिल गए सारे आंसर्स, मैंने 10 सेकेंड से भी कम में देख लिए हैं। अब आप बताओ क्या होगा। सोचिए सोचिए बच्चों, आंसर सोचिए। मैंने अपने आंसर्स सोच लिए हैं, मुझे आंसर्स मिल गए हैं, अब बारी आपकी है। आपको देखने हैं कि क्वेश्चन के सही आंसर्स यहाँ पर क्या होंगे। मुझे आंसर्स मिल चुके हैं भाई, दिमाग लगाना है आपको आंसर्स के लिए। तो ओए 5 सेकेंड हो गए, सैड। चलो, द लिस्ट ऑफ आइटम्स डैश ऑन द टेबल। अब भाई देखो क्या है, द लिस्ट, मेन बात किसकी हो रही है? लिस्ट की हो रही है। तो भाई यहाँ पर बिगर थिंग क्या है? मतलब बिगर थिंग है यहाँ पर लिस्ट। भले ही यहाँ पर बेटा आपको बहुत सारी आइटम्स हैं, लेकिन अब ये देखो लिस्ट एक है, उसके अंदर 10 चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लिस्ट कितनी है बेटा? लिस्ट तो एक है। तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगी? मैं इज लगाऊंगी। दैट लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द टेबल, क्योंकि बेटा क्या है, ये बहुत सारी अलग अलग चीजों की लिस्ट तो एक ही है ना, पर्ची तो एक ही है, इसके ऊपर 10 चीजों के सामान का नाम लिखा हुआ है। नाइदर ऑफ द बॉयज डैश गिल्टी। अब देखो बेटा, नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, इसका मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। भाई जब दोनों में से कोई नहीं की बात हो रही है यहाँ पर, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? नाइदर ऑफ देम इज, क्योंकि दोनों में से तो कोई नहीं ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो सब्जेक्ट है बेटा वो सिंगुलर हो गया, है ना। ऑटोमेटिकली क्या हुआ बच्चों? ऑटोमेटिकली मेरा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो गया। तो इन दैट केस बेटा मेरा जो आंसर होगा वो इज के साथ जाएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज इज गिल्टी। अगला वाला देखो, 5 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब याद रखना बेटा, कहीं पर भी अब आप लोगों को डिस्टेंस देखने को मिल जाए, ठीक है, जैसे ये डिस्टेंस है, आप लोगों को कहीं पर भी डिस्टेंस देखने को मिल जाए बेटा, कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी मेजरमेंट देखने को मिल जाए, कहीं पर भी आप लोगों को कोई अमाउंट देखने को मिल जाए, याद रखना दे आर ऑलवेज सिंगुलर। इनको आप हमेशा ही बेटा क्या मानोगे? इनको आप हमेशा ही बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट मानोगे। ठीक है, इनके साथ हमेशा आपने क्या करना है? इनको सिंगुलर सब्जेक्ट मानना है। 5 किलोमीटर्स हो या 10,000 किलोमीटर्स हो, कुछ भी हो, ये सिंगुलर माना जाएगा। तो 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। ठीक है, अगला देखो, माई फ्रेंड्स डैश कमिंग टू माई हाउस। ठीक है, माई फ्रेंड्स डैश कमिंग टू माई हाउस। अब यहाँ पर मैंने क्या नोटिस करा? माई फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त, है ना। यानी बेटा क्या हुआ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे दोस्तों की। तो भैया बहुत सारे दोस्त लोग जो है मेरे घर आ रहे हैं, यानी मुझे क्लियर दिख रहा है कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यानी मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पर? आर।
माई फ्रेंड्स आर कमिंग टू माई हाउस, भाई मेरे दोस्त मेरे घर आ रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आखिरी सवाल के ऊपर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश गिवन अ बुक। अब देखो भाई, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी ईच ऑफ द स्टूडेंट्स को अगर मैं हिंदी में करूं तो हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को, तो याद रखना बेटा कहीं पर ईच लिखा हो, एवरी लिखा हो, ठीक है, एनी वन लिखा हो, एनी बडी लिखा हो, समवन लिखा हो, समबडी लिखा हो, ईच लिखा हो या एवरी लिखा हो, यहां पर भी इनको बेटा आप सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हो। तो इस केस के अंदर भाई ईच स्टूडेंट मतलब हर बच्चे को दिया गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा भाई, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन अ बुक, यानी हर बच्चे को एक किताब जो है वो दी गई। तो इस चीज का बेटा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सेंटेंसेस जो है वो गलत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस अब आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर मॉडल्स पे। ठीक है, अगेन बेटा मैं सेम काम करूंगी, मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट का टाइमर सेट करूंगी और आप लोगों को टाइम दूंगी कि भाई आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सोचिए और बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सोच पा रहे हैं आप सब लोग? 1 मिनट जा चुका है। तो भाई 132, 133, होने में है 4 सेकेंड। ठीक है भाई, तो 58, 59 और 2, डन। चलो, यू डैश ओबे योर पेरेंट्स। भाई देखो, आपको अपने पेरेंट्स की बात को मानना चाहिए। भाई देखो, मैं लगता है चांसेस के अंदर कि ये चीज होने के 50-50 चांसेस है। ठीक है, लेकिन जब आपको एक ऑब्लिगेशन दी जाती है कि भाई ये नहीं, ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये करना चाहिए, ये सही है, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्योंकि मैं जो है बेटा वो शायद के लिए लग जाता है कि आपको अपने पेरेंट्स को ओबे करना ही नहीं करना है, वो आपकी मर्जी है। बट पेरेंट्स को ऐसा तो नहीं होता ना कि मर्जी से आप ओबे करते हो, उनकी सुनते हो या नहीं सुनते, जो है वो वैसा ही है, तो आपको उसको वैसा मानना पड़ता है। डैश आई यूज योर पेन। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है बेटा, मे और शुड। शुड बेटा हमेशा कोई ना कोई एडवाइस देने या लेने के लिए, ठीक है, एडवाइस देना या बेटा एडवाइस लेने के लिए यूज किया जाता है, और मे यूज किया जाता है बच्चों परमिशन लेने के लिए। तो मुझे मेरा आंसर मिल गया भाई, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। ही डैश रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग। तो भाई वो बहुत तेज भाग सकता था व्हेन ही वाज यंग। ये कैन और कुड दोनों बेटा क्या दिखाते हैं, ये एबिलिटी दिखाते हैं, ये किसी भी इंसान की करने की कोई भी चीज को क्षमता दिखाते हैं। कैन जो लगता है बच्चों वो आपके सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस के अंदर लगता है, और बच्चों कुड जो है वो आप लोगों के सेंटेंस के अंदर पास्ट टेंस में लगता है। सो इन दैट सेंस बेटा आप लोगों के क्वेश्चन का सही आंसर कुड हो जाएगा कि वो भाग सकता था जब वो यंग था। देखो वॉज से ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस जो है बच्चों ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इट डैश रेन टुडे।
मे और मस्ट, अगेन चांसेस है बेटा, ऑब्लिगेशन तो जाएगा नहीं, चांसेस है बारिश होने के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट मे रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो। यू डैश नॉट पार्क हेयर, देखो यू मस्ट नॉट पार्क हेयर, यू शुड नॉट पार्क हेयर, अगर तो बेटा आप सामने वाले को एडवाइस दे रहे हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर शुड भी लिख सकते हो, यू शुड नॉट पार्क हियर। शुड लगाते ही बेटा ये सेंटेंस एक एडवाइस बन जाती है कि आपको पार्क यहाँ नहीं करना चाहिए। मस्ट लगाते ही लगेगा तो बेटा यहाँ मस्ट भी, आप चाहो तो यहाँ पर मस्ट भी लगा सकते हो, और मस्ट लगाते ही बेटा ये एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बन जाता है कि भाई हमारी साइड से एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है कि आपको गाड़ी यहाँ पे पार्क नहीं करनी चाहिए। तो लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर वो डिपेंड करता है बच्चों कि आपको सेंटेंस कैसा दिया गया है, यू शुड नॉट पार्क हियर या यू मस्ट नॉट पार्क हियर, दोनों ही ठीक माने जाएंगे। लेकिन अगर मान लो पेपर में भी आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लो पेपर में भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर आना बेटा, क्योंकि इसके अंदर जहाँ पे दोनों आंसर सही होते हैं और यहाँ पर कुछ मेंशन भी नहीं है ऐसा कि भाई आंसर में रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है या क्या है, तो ऐसे केस के अंदर आपको पेपर के अंदर जब आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ग्रेस मार्किंग जो है बेटा वो भी कभी कभी करने को या देखने को मिल जाती है। तो इस चीज़ का फायदा आप जरूर उठाएं, इस चीज़ का लाभ आप जरूर उठाएं और अपने पेपर के अंदर इस चीज़ की गलती ना करें। एक बेटा आप लोगों के पेपर के अंदर सवाल आता है पंक्चुएट द फॉलोइंग को, ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको टाइम नहीं दे रही हूँ, ये सेंटेंस ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा एज इट इज करवाऊंगी, इसके अंदर टाइम नहीं लगाने वाली हूं मैं। आप पढ़िए, रमेश सेड आई विल गो टुमारो, तो सेंटेंस दिया गया है वेयर रमेश सेड आई विल गो टुमारो, तो देखो भाई नाम दिया हुआ है सबसे पहले, रमेश का आर कैपिटल हो जाएगा, यानी पहला पॉइंट, ठीक है, सेड। अब जहां पर भी डायलॉग्स होते हैं बेटा सेड के बाद कॉमा लगता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू होते हैं, आई कैपिटल में आएगा, विल गो टुमारो। अब सेंटेंस खत्म हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप और फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो अगर रमेश ये 3, 4 और 5, अगर ये सारी चीजें बेटा आपने अपने सेंटेंस के अंदर ठीक करी तो 1, 2, ये आपको तभी बेटा इस क्वेश्चन के अंदर ये 2 मार्क्स का आता है पेपर में, अगर ये सारी चीजें बेटा आपने ठीक करी तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कोई भी एक चीज भी बेटा अपने क्वेश्चन के अंदर छोड़ दी तो वहां पर आपके क्वेश्चन में आधा नंबर जो है बेटा वो सीधा सीधा कट हो जाएगा। इसका ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा कि आप ये गलती पेपर में ना करें। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है बेटा, वेयर आर यू गोइंग शी आस्क्ड, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, पहले क्वेश्चन दे दिया और उसके बाद ये पॉइंट दे दिया, तो फिर तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बेटा वेयर आर यू गोइंग एक सवाल है, तो यहाँ पर WH का वेयर का W कैपिटल होगा क्योंकि स्टार्ट इससे हो रहा है, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है कि सवाल है, फुल स्टॉप नहीं लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाऊंगी और फिर लिखूंगी शी आस्क्ड, फुल स्टॉप। इस तरीके से बेटा अगर मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा लगाए, ये W कैपिटल रखा, ये क्वेश्चन मार्क लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, ये वाला कॉमा लगाया, लास्ट वाला फुल स्टॉप लगाया, तभी बेटा मुझे पेपर के अंदर 2 नंबर मिलेंगे। अगर मैंने ये गलती करी, अगर मैंने इसमें से कुछ भी मिस कर दिया बेटा कहीं पर भी, तो मेरे आंसर के अंदर नंबर कट जाएंगे, जो कि मुझे नहीं कटवाने हैं, तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आप लोगों के पेपर के अंदर बेटा क्वेश्चन आते हैं ट्रांसलेशन के भी, ठीक है, ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन आता है, अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं बेटा तो 4 नंबर या 5 नंबर का ये सवाल रहता है, जिसमें आपको 4 स्टेटमेंट्स को पास्ट टेंस में करना होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर पढ़ती हूँ, मैं जब गाँव में था तो मैंने देखा कि वहाँ के लोग बहुत सरल और मेहनती हैं, तो जब मैं गाँव में था यानी व्हेन आई वॉज इन विलेज, तो भाई व्हेन आई वॉज इन विलेज मैंने देखा, आई सॉ दैट वहां के लोग, दैट विलेजर्स क्या है, आर वेरी सिंपल एंड मेहनती, यानी हार्ड वर्किंग, कि वहां के लोग बड़े सीधे साधारण से हैं और बड़ी मेहनती लोग हैं। वह प्रकृति के साथ मिलकर काम करते हैं, दे वर्क विद नेचर, है ना, वह प्रकृति के साथ मिलकर, दे वर्क टुगेदर, मिलकर यानी टुगेदर, किसके साथ, विद नेचर, तो नेचर के साथ मिलकर वो लोग काम करते हैं और अपनी परंपराओं को आज भी संजो कर रखते हैं, ठीक है, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट देयर कल्चर, दे ऑल्सो रिस्पेक्ट, संजो कर रखते हैं या प्रोटेक्ट देयर कल्चर, परंपरा है ना, देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस टुडे, कल्चर एंड ट्रेडिशन मतलब परंपराएं,
इवन टुडे, आज भी हमें उनसे बहुत कुछ, उनकी जीवन शैली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वी शुड लर्न मेनी थिंग्स, जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल, फ्रॉम लाइफस्टाइल, या वी शुड लर्न या वी गेट टू लर्न भी कर सकते हो. ठीक है, वी शुड लर्न की जगह भी हो जाएगा वी गेट टू लर्न, कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. वैसे शुड हो जाएगा सीखना चाहिए, तो वी गेट टू लर्न आप कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. शुड हटा देते हैं. वी गेट टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर लाइफस्टाइल, हमें उनके लाइफस्टाइल से, हमें उनकी जीवन शैली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अगला देखते हैं. आजकल विद्यार्थियों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है, लेकिन फिर भी वे उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो टुडे या नाउ डेज, आजकल है ना, नाउ डेज द बर्डन ऑफ स्टडीज हैज इंक्रीज्ड ऑन स्टूडेंट्स, है ना. आज के टाइम पर बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ गया है. ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. बट दे शुड टेक केयर, बट दे शुड टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, उन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि खेलकूद और मनोरंजन भी जीवन के लिए आवश्यक है. तो भाई नॉट ओनली स्टडीज, भैया नॉट ओनली स्टडीज बट enjoyment and games are also important for our life. नॉट ओनली स्टडीज बट एंजॉयमेंट एंड गेम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. हाँ, तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, गेम्स और एंजॉयमेंट भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन बेटा आप लोगों के पेपर में आएगी 4 मार्क्स के लिए. अगर आप चारों चीज़ें ठीक करते हैं तो आप लोगों को पूरे नंबर मिल जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पर बेटा आप लोगों के पास दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच. एक बार इनके क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, फिर हम लोग हमारी क्लास को ख़त्म करेंगे. यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. 2 मिनट का समय ले लीजिए यहाँ पर, और मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है. फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है. ठीक है, देख लीजिए एक बारी. ठीक है भाई, तो यहाँ पर ही सेड आई एम बिजी नाउ. अब मैंने जैसे कैसे बताया, ही सेड नॉर्मल सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा हट के लग जाएगा दैट, आई की जगह लग जाएगा ही, एम की जगह लग जाएगा वॉज, बिजी. अब नाउ को बेटा किस में चेंज करेंगे, देन में. तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज बिजी देन. अब अच्छा मैंने गलती यहाँ पर करी है, ही को कैपिटल में लिख दिया, ही को आप लोग स्मॉल में लिखेंगे. ठीक है, She said to me, do you know him? तो देखो said to me और मुझसे पूछ रहा है do you know him, तो she asked me if I, know का हो जाएगा knew, past tense कर रहे हैं ना, V1 का V2 हो जाएगा if I knew him. Full stop, not question mark. The teacher said don't make noise. तो टीचर कमांड करेगी बेटा, the teacher commanded या the teacher ordered. डोंट कट चेंज हो जाता है बेटा नॉट टू में, नॉट टू मेक नॉइस. ठीक है, आई होप यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बस 2 मिनट में आती है फिर भेजती हूँ. ठीक है, आई होप यहाँ तक बच्चों आप लोगों को पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा. आखिरी एक वॉइस और देख लेते हैं, फिर हमारा आज का सेशन खत्म हो जाएगा. शी राइट्स अ लेटर. वॉइस में क्या करना होता है बेटा, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट करके वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगाना होता है. तो यहाँ पर बेटा आपके पास सिंपली एक सेंटेंस दिया गया है, शी राइट्स अ लेटर. तो क्या हो जाएगा भाई, अ लेटर, राइट का हो जाएगा इज रिटन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है. शी की जगह हो जाएगा बेटा बाय हर. ठीक है, अ लेटर वॉज रिटन बाय हर. दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क. तो सेंटेंस कैसे स्टार्ट होगा भाई, द वर्क हैज बीन, कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड.
बाय दे का हो जाएगा देम। द बॉय वॉज हेल्प बाय द टीचर, इसको हमें एक्टिव वॉइस में लेकर आना है। तो भाई देखो क्या करेंगे, द टीचर है ना, द टीचर। अब मैंने यहाँ पे क्या नोटिस करा, वॉज हेल्प्ड, यानी यहाँ पर V2 है तो हेल्प हो जाएगा, हेल्प किसे, द बॉय, द टीचर हेल्प द बॉय, खत्म हो गया। बस यही चेंजेस का बेटा आपको ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें वैसे तो मैं आप लोगों को बैचेस में करा चुकी हूँ। आई होप यहाँ तक बेटा जितना भी हम लोगों ने अभी तक किया वो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारी आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। और अगली क्लास होगी बेटा हमारी जिसके अंदर हम लोग आगे चलेंगे और आप लोगों के साथ आपके सिलेबस को आगे कवर अप करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं आप सब बच्चों को आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।